तरंग प्रकाशिकी। ध्यान दीजिए, तरंग प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो अभी तक जितना तुम प्रकाश का नेचर पढ़े हो, रे नेचर पढ़े हो, जिसमें न्यूटन का सिद्धांत है जो कि कहता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। इसका प्रयोग न्यूटन ने किया, 3 कार्डबोर्ड लिया था, है ना। कार्डबोर्ड का मतलब 3 दफ्ती टाइप का एक कुछ लिया था, तीनों में एक सेम डिस्टेंस पर और सेम जगह एकदम बीचों बीच में एक तीनों जगह छेद किया गया था तीनों कार्डबोर्ड में। जब लाइट डाला गया, प्रकाश डाला गया तो तीनों आर पार निकल रहा था, तीनों में से लाइट होकर आर पार निकल रहा था। ठीक है, 3 कार्डबोर्ड लिया गया था और तीनों को एक साथ रख दिया गया था, तीनों के सामने एकदम सीध में जो है कि छेद कर दिया गया था। और फिर जब लाइट डाला जा रहा था तो तीनों में से होके लाइट क्या कर रहा था, बाहर निकल रहा था। अब उन्होंने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, एक कार्डबोर्ड को थोड़ा सा घसका दिया। तो भाई घसका देने के बाद तो पता चला कि लाइट बाहर नहीं निकल रही, देखोगे तो नहीं निकलेगी भी, है ना। अगर ये 3 पेज है इस तरह से पड़ा हुआ है, तीनों के बीच में छेद कर दिया जाए एकदम सामने, तो लाइट एक बगल से डालोगे तो तीनों में से होके लाइट पार निकल जाएगी। लेकिन एक को भी इधर उधर करोगे तो लाइट पार नहीं निकलेगी। इसी बात से डिस्कस किया गया और कहा गया कि लाइट सीधी रेखा में चलती है ना, लाइट सीधी रेखा में चलती है। ये न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत था, जिसमें कुछ बातें ठीक हो पाई, कुछ बातें नहीं ठीक हो पाई न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत में। तो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत कहता था कि लाइट एक तो सीधी रेखा में चलती है, और उन्होंने कहा कि लाइट जो है कणों से मिलकर बना है, कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो उस पर एक विरोध हो गया कि अगर लाइट छोटे छोटे कणों से, देखो लाइट बड़ा कमाल का चीज़ है, इस पर अध्ययन समझ लो कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है। अगर विस्तृत रूप से लाइट का अध्ययन हो जाए तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा, है ना। इस पर बड़ा विस्तृत अध्ययन हुआ है कि अगर आप लाइट के स्पीड से, वही द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग्स का सिद्धांत यही है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उनका बुक इसी चीज़ पर पूरा आधारित है कि अगर हम लाइट के स्पीड के करीब अगर हम पहुंचने लगते हैं तो हमारा टाइम स्लो होने लगता है ना। पता चले कि अगर किसी यान में अगर हम बैठे हुए हैं, अगर उस यान का स्पीड मान लो कि लाइट की स्पीड के बराबर चलने लगे, चाहे लाइट की स्पीड से थोड़ी कम हो जाए, मान लो 2 लाख किलोमीटर उस यान का स्पीड हो जाए, है ना। तो उस यान में अगर हम बिता रहे हैं 3 घंटा, ठीक, तो ज़मीन पर, यहाँ धरती पर कई साल बीत चुका होगा, 100 साल बीत चुका होगा या फिर 50 साल बीत चुका होगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना। उस समय उनका भी बड़ा विरोध हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन आजकल इसका बड़ा देखने को मिलता है। और उसका देखने को क्या मिलता है, जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो जीपीएस लगा हुआ है, उपग्रह लगा हुआ है, जिसके द्वारा पृथ्वी के चारों ओर वह उपग्रह चक्कर लगाता है, जिसके द्वारा तुम इंटरनेट चलाते हो, टीवी देखते हो, ये सारी चीज़ें, है ना। तो डेली जो है शाम को बैठ के वैज्ञानिक उस टाइम को सेट करते हैं, जबकि उसमें परमाणु घड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत हाईटेक घड़ियाँ लगी हुई हैं, है ना, जिनके जो है कि खराब होने का चांस नहीं होता है और जिनके गलत टाइम बताने का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो जाता है कि रोज़ शाम को आते आते कुछ नैनो सेकेंड वह स्लो हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से शायद वो चलता है उपग्रह, 8 किलोमीटर चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है शायद। तो उतना स्पीड हुआ ना उसका, जबकि अभी लाइट का स्पीड 3 लाख है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। अभी वो उपग्रह कितना चल रहा है, केवल 8 किलोमीटर। तो उसके टाइम में क्या होने लग रहा है, फर्क होने लग रहा है। डेली शाम को वैज्ञानिक वहाँ पर बैठ के उसके टाइम को क्या करते हैं, जो टाइम बिगड़ चुका होता है उसको सेट करते हैं। अगर उसको नहीं सेट करते तो क्या फ़र्क पड़ता? फ़र्क ये पड़ता कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर समय पर इफेक्ट पड़ जाएगा तो दूरी गड़बड़ बताने लगेगा। यहाँ से लंका तक की दूरी कुछ और है तो बताएगा कुछ और, क्योंकि टाइम क्या हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है ना। तो जाना है मऊ, चले जाओगे लखनऊ तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए तो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत शुरू में बताया गया लाइट के बारे में। तो उन्होंने कहा कि लाइट कणों से मिलकर बना है। एक तो ये
इस प्रयोग द्वारा उन्होंने बताया कि भाई ये एकदम सीधी रेखा में चली जाती हैं बाहर, तो वो किससे मिलकर बना हुआ है? एक क्या बोलते हैं कि अरे लाइट सीधी रेखा में चलती है। और प्रयोग उन्होंने किया तो बताया कि लाइट कणों से मिलकर बना है। तो कितना भी छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो अगर हमारा आंख पर पड़ेगा तो आंख नहीं बच पाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि हमारी आंखों पर पूरा का पूरा प्रकाश पड़ता है तो चीजें हमको दिखाई देती हैं। कितना भी छोटे छोटे कणों से अगर मिलकर बना होगा तो भी हमारे आंख में पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस बात को नकार दिया गया। और बहुत सारी बातें थी। वर्ण विक्षेपण को भी जो है न्यूटन ने बताया। वर्ण विक्षेपण क्या था कि अगर किसी प्रिज्म से किसी किरण को गुजारा जाए तो वह 7 रंगों में क्या होता है? बंटता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। तो इस चीज को भी सबसे पहले न्यूटन ने इस सिद्धांत में बताया। फिर इसी को आधार मानकर कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, इसी को आधार मानकर तुम इसको प्रूफ किए कि प्रकाश के परावर्तन को प्रूफ किए और प्रकाश के अपवर्तन को प्रूफ किए ना। प्रकाश का परावर्तन, अगर किसी समतल फ्लैट तल पर अगर किरण जाती है तो फिर वापस चली जाती है, I बराबर R, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, ये प्रूफ किए। फिर दूसरे वाले में प्रूफ किए, अपवर्तन वाले में साइन I बटे साइन R बराबर नियतांक स्नेल का नियम, अपवर्तन का भी जिसको नियम कहते हैं, है ना। अब पहले वाले में प्रूफ किए परावर्तन का नियम I बराबर R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये किरण को मानकर बनाया गया था कि मतलब कि किरण एक सीधी रेखा में चलती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई बाद में चल के कि इसको अगर हम सीधी रेखा मान के चलेंगे कि किरण ये जो है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, तो कुछ बातों का डिफिनेशन नहीं निकल पाता था। जैसे एक घटना हो गया था व्यतिकरण, एक को कहते हैं विवर्तन, एक को कहते हैं ध्रुवण। अब ये क्या घटनाएं हैं, अब तो आगे पूरा चैप्टर में चर्चा होगा। अभी आपको ये दो दिन का चैप्टर है, 3 ठो 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, पहला है आपका हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस का सिद्धांत, और दूसरा है व्यतिकरण, और तीसरा है विवर्तन, और चौथा है ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, यही हमको पढ़ना है इसमें। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण और हाइगेंस का सिद्धांत। फिर इसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 6-7 दिन लगेंगे, इसको खत्म कर देते हैं। तो अभी आप समझिए कि किस सीधी रेखा को माना गया था न्यूटन के अनुसार, तो उसमें उन्होंने बता दिया। तो परावर्तन की व्याख्या हो गई, अपवर्तन की व्याख्या हो गई, इन सारी बातों की व्याख्या हो गई, वर्ण विक्षेपण की व्याख्या हो गई, है ना, कि 7 रंगों में बंटता है। लेकिन इस बात की व्याख्या नहीं हो पाई व्यतिकरण विवर्तन का। ठीक है, इस बात की व्याख्या नहीं हो पाई। तो ये है क्या, अभी आगे चल के विस्तृत डिस्कशन होगा, लेकिन अभी बस थोड़ा सा इसको समझिए कि व्यतिकरण, मान लो कि एक लाइट जलाए तुम, कहीं एक लाइट जलाए तो कहीं पर उस लाइट का फोकस पड़ रहा है। ठीक है, उस लाइट का फोकस पड़ रहा है, उस लाइट का प्रकाश वहाँ पर जा रहा है। दूसरी लाइट जलाए, मान लो कि ये जगह है, एक लाइट यहाँ से जलाए तो वहाँ पर उसका प्रकाश पड़ रहा है। दूसरी लाइट जलाए तो दूसरे का भी वहाँ पर प्रकाश पड़ेगा ना, दूसरे का भी वहाँ पर प्रकाश पड़ेगा। लेकिन जब कई लाइटें एक साथ जलती हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ अंधेरा हो जाता है। इस चीज़ को देखिएगा कि कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ धब्बा टाइप का आने लगता है ना, धब्बा। जैसे जब 2-3 प्रकाश एक साथ जलता है, जो 3 सोर्स एक साथ जलते हैं, है ना, तो कहीं कहीं किसी जगहों पर धब्बा की तरह आने लगता है। ठीक है, इसी घटना को हम कहते हैं क्या, व्यतिकरण, है ना। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। तो ये जो और कहीं कहीं ऐसा होता है, मतलब कहने का ये मतलब कि कभी कभी ये होता है कि कई स्रोत एक साथ जलते हैं, कई बल्ब एक साथ जलते हैं, तो कहीं कहीं जगह पूरा चटकार दिखाएगा और कहीं कहीं एकदम स्लो दिखाएगा, एकदम कम दिखाएगा। मतलब प्रकाश की तीव्रता कहीं बहुत अधिक हो जाती है, कहीं प्रकाश की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। ये अंतर होने लगता है ना। कहीं कहीं प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है, कहीं कहीं प्रकाश की तीव्रता कहीं बहुत चमकीला जगह प्राप्त होता है, कहीं बहुत हल्का जगह प्राप्त होता है। तो इसी घटना को क्या कहा गया, व्यतिकरण कहा गया। जब व्यतिकरण पढ़ाएंगे तो इसमें बड़ा
डिटेल डिस्कशन होगा। अब विवर्तन क्या था? अब विवर्तन ये था, अब देखो अब व्यतिकरण के इससे जो है कि नहीं हो पाया डिस्कशन, किस प्रकार सीधी रेखा में चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बल्ब लगा है, एक यहाँ पर बल्ब लगा है और सामने दो जगह हैं, दोनों जगह ये प्रकाश जाता है तो इस जगह अंधेरा दिखा रहा है, इस जगह उजाला दिखा रहा है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती तो दोनों जगह वह प्रकाश पड़ता, दोनों जगह उजाला ही रहता है ना। अब इस बात का डिस्कशन गड़बड़ हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर विवर्तन आया। अब विवर्तन क्या है कि बहुत छोटा छिद्र में से अगर प्रकाश गुजरता है ना तो उसके किनारों पर से मुड़ जाता है। कभी जंगला उंगला में से देखे होगे, है ना। आप वैसे मान लो वो तो बड़ा हो गया, बहुत छोटा छिद्र से अगर प्रकाश को गुजारोगे ना तो उसमें से प्रकाश जाएगा, वैसे फैल जाएगा, है ना। फैल के ऐसे जाता है, ऐसे फैल के जाएगा, ठीक है। उसके किनारों पर वह हल्का सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती है तो किनारों पर मुड़ना नहीं चाहिए, वह सीधा ही क्या हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए था। ठीक, तुम खुद करके देख सकते हो। लाइट को रख लेना, एक टार्च जलाना, बीच में छेद कर देना और फिर टार्च जलाना, देखना उस लाइट क्या सीधी रेखा में चल रही है, जाएगी सीधी रेखा में, लेकिन यहाँ से जब निकलेगी तो थोड़ा सा फैल जाएगी और फैल के जाएगी। जबकि सोर्स तो केवल छोटा सा था ना, अगर सीधी रेखा में निकलती तो एकदम उतने छोटा पतला सा चली जाती आगे, है कि नहीं। ये बात सोचना चाहिए ना कि अगर वह सीधी रेखा में चलती तो मान लो इसमें हम एक छेद कर दिए, फर्म में क्या जी, ठीक है, इसमें एक छोटा सा पतला सा छेद कर दिए। अब इसको अगर हम रखें, इसमें से टार्च जलाएं तो इतने में से अगर बाहर निकलेगा तो बाहर निकल के उतने पतला सा चला जाना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है क्या, इतने पतला जाएगा कि वहां से मुड़ेगा, फैल के जाने लगेगा, है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन। इस पर आगे पूरा चैप्टर है, डिटेल डिस्कशन होगा, अभी समझिए। अब फिर उसके बाद ध्रुवण होता है। तो टूरमैलिन नाम का एक क्रिस्टल होता है, एक पदार्थ होता है, उसमें से जब प्रकाश को गुजारा जाता है ना तो अपना जो है कि क्या करते हैं, उसको घुमाते हो तो अपने रंगों को बदलता है, चेंज करता है, ठीक है। अब टूरमैलिन अब कहाँ से लेके आए, बस है, वो अपने रंगों को चेंज करता है। अब पता नहीं उसी क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है मोबाइल में या किस चीज़ का हमको कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल में भी ऐसा ही होता है। मोबाइल में जो रंगें बदलती हैं उसमें जो ऊपर डिस्प्ले लगा रहता है, उस डिस्प्ले के ऊपर एक क्या बोलते हैं, एक परत कह सकते हो, एक लगा रहता है, जिसको अगर पकड़ के तुम ऐसे ऐसे घुमाओगे ना तो उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। उसी चीज़ के कारण वह जो है कि पूरा का पूरा कलर आपके मोबाइल में आता है, ठीक है। तो ये घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है, ठीक। मतलब कि प्रकाश की 7 रंगें थी, अब 7 रंग में से वो क्रिस्टल ऐसा करता है कि केवल लाले रंग को बाहर निकालेगा, बाकी को क्या करेगा, रोक लेगा। केवल लाल रंग को बाहर निकालेगा, बाकी को रोक लेगा। पेड़ की पत्तियां आपको हरी क्यों दिखाई देती हैं, पेड़ की पत्तियां आपको हरी क्यों दिखाई देती हैं, इसलिए कि क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ जो उसमें होता है, इधर ध्यान दो, क्लोरोफिल नाम का जो उसमें पदार्थ होता है, ठीक है, वह सब रंगों को अवशोषित कर लेता है हरे रंग को छोड़कर, ठीक है। मतलब प्रकाश जब उस पर गिरता है तो वह सारे रंगों को अवशोषित कर लेगा हरे रंग को छोड़कर, तो हरा रंग आपको क्या करता है, दिखाई देता है। हरा रंग आपको दिखाई देता है कि यह पत्ती क्या है, हरी है। समझ में आई बात। यही सब कलरों का कॉम्बिनेशन होता है, सब कलरों का यही कॉम्बिनेशन होता है कि जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि वह प्रकाश उस पर पड़, एक्चुअली में वो कौन सा कलर है, क्या है, वह सब कुछ डिपेंड करता है किस पर, प्रकाश पर। अगर एक लाल कलर का लाइट लें और किसी को सफ़ेद कपड़ा पहना के और लाल कलर के लाइट में रख दें और पूछें कि कौन कलर का कपड़ा पहना है, तो कैसे पता करोगे, हैं, कैसे पता करोगे। अच्छा, ओकरे नीचमा जो है सटवा के
हैं, लाल बत्ती उत्ती लगा के आप पैक कर दें और ओकरे ऊपर से सफ़ेद शर्ट पहना दे, बत्ती जला दे, ठीक है, तो पूरा शर्ट उसका लाल हो जाएगा। तो बता पाओगे कि वो सफ़ेद था? ऐसा क्यों? क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कलर किस पर? प्रकाश पर। प्रकाश जो कलर आपको देगा वही कलर आप बता पाएंगे। आप केवल 3 कलर ऐसे हैं जिनको आप मिला के सारे कलरों को जो है कि बना सकते हो, RGB जिसको बोलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB। आजकल जितने प्रोजेक्टर और लेजर प्रोजेक्टर और जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, उस सब इसी चीज़ पर चल रहा है, RGB। उन्हीं 3 कलरों से सारे कलर क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। तो बात समझ में आई? तो बस कहाँ पर थे? हाँ, ध्रुवण। तो कहने का मतलब ये कि 7 कलर प्रकाश के, और उन 7 कलरों से सारे कलर क्या हो सकते हैं? बन सकते हैं। अगर आपको कुछ काला दिखाई दे रहा है, कुछ लाल दिखाई दे रहा है, कुछ पीला दिखाई दे रहा है, तो वैसा है नहीं, वो सब करामात किसका है ना? तो गौर करिया, कुछ होता नहीं है। समझ में आया बात? जैसा फोटो आए बिया कर लेना, ठीक है। तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इस बात की व्याख्या नहीं हो पाई कि आखिर ये होता क्या है। मतलब ये इसमें प्रकाश सीधी रेखा में माना गया कि सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में चलता है, तो इस बात की व्याख्या नहीं हो पाई विवर्तन की। विवर्तन भी कि मुड़ जाता है वह कोनों पर, तो अगर सीधी रेखा में चलती है तो उसको मुड़ना नहीं चाहिए था, तो इस बात की गलत व्याख्या हो गई ना। ध्रुवण का भी यही हुआ। बात बंद करो। फिर उसके बाद अभी समझ लो कि प्रकाश के बारे में बहुत लोगों ने अध्ययन किया। शुरू में एक फीजो और फोको नाम के साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने प्रकाश की चाल बताई 3 × 10⁸। फिर उसके बाद माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हुआ, तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में जो है कि उसका बताया गया, चाल और निकाला गया 3 × 10⁸। फिर न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, तो उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र हम किए। अब फिर उसके बाद जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, तो फिर आ गए महाराज हाइगेंस साहब, ठीक है ना। हाइगेंस साहब आ गए, अंग्रेज। तो आए, तो इन तीनों के लिए उन्होंने कुछ अपना नया नियम दिया। नया नियम क्या दिया उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप ये समझिए कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या सरल रेखा में प्रकाश के चलने से नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आगे जब बढ़ा गया, तो इन्होंने कह दिया हाइगेंस ने कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो इन्होंने तरंगों के रूप में तो खैर बता दिया। फिर आगे चल के जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया आइंस्टीन का, तो उन्होंने सारे नियमों को खंडित कर दिया, सब नियमों को, काम खत्म, न तुम्हारा माना जाएगा न तुम्हारा माना जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये था कि अगर किसी धातु पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो मतलब कुछ धातु ऐसे होते हैं जिन पर प्रकाश गिरता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब ये हो गया उसमें कि अगर हाइगेंस का सिद्धांत माना जाएगा, यानी वेव नेचर, मतलब कि वह प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाएगी। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हमको प्रकाश को सीधी रेखा मानना पड़ेगा। बड़ा कंफ्यूजन था कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। अभी न्यूटन ने सीधी रेखा माना तो 2 चीजों की व्याख्या हो गई, इन्होंने तरंग माना तो 2 चीजों की व्याख्या हो गई। फिर अगला एक तो खोज हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, अब उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि तरंग मानेंगे तो होबे नहीं करेगा। अब उसमें क्या मानना पड़ा, प्रकाश को फिर से क्या मानना पड़ा, सीधी रेखा माननी पड़ी। फिर आगे चल के सिद्धांत आ गया दी ब्रागली और मैक्स प्लांक का, है ना। अब उन्होंने आके कह दिया कि अब हम कुछ नहीं, है ना, जब आदमी इधर भी नहीं काम चलता है इधर भी नहीं काम चलता है तो बीच का रास्ता अपनाता है। उन्होंने कहा कि चलो प्रकाश को हम दोनों नेचर मान लेंगे, है ना, यानी प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है और प्रकाश तरंगों में भी चलती है। जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या करेंगे, अपना लेंगे,
है ना। तो इसी को हम आगे चल के कहे कि डी ब्रागली सिद्धांत उसी में आया था, और मैक्स प्लैंक का सिद्धांत। तो ये जितनी बातें हम डिस्कस किए हैं, बस यही तुमको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, इतनी बातें। तो हाइगेंस साहब आ गए, तो हाइगेंस का सिद्धांत। अब इतनी बातें समझे कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। प्रकाश का यही है तुम्हारा वेव नेचर, यानी तरंगों का सिद्धांत। तो चलिए हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। और उसके चलने की दिशा के लंबवत होता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और उसके जिधर उसकी चलने की दिशा होती है, उसके तरंगों के क्या होती है, लंबवत होती है। और उन्होंने एक कमाल का काम किया था कि अब लोगों ने पूछा कि भाई ठीक है, आपने कह दिया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन तरंगों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है ना। एक कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात को हम कोई माध्यम नहीं कहेंगे, ठीक है। किसी माध्यम में ही, जैसे कि पानी में तुम फेंक दिए तो ऐसे ऐसे चलता है, कुछ डाल दिए तो ऐसे ऐसे तरंगों के रूप में चलता है ना। क्योंकि अपनी एनर्जी को, एक कण अपनी एनर्जी को दूसरे कण से क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश कह रहे हैं कि मतलब कोई भी तरंग क्या होता है, संचरित होता है। एक कण दूसरे कण को अपनी एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से तरंग चलता है। तो तरंगों को चलने के लिए क्या जरूरी था, माध्यम, एक माध्यम की आवश्यकता होगी। तो प्रकाश निर्वात में भी चलता है। तो लोगों ने पूछा कि भाई आपने कह दिया कि ठीक है प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन उसका माध्यम क्या है। तो उन्होंने एक कल्पना किया, कल्पना बस ये किया कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक भारहीन और दृष्टिहीन, न तो दिखेगा और न तो महसूस होगा। तो हद है ना, कुछ भी मान लीजिए, अपना थ्योरी प्रूफ करना है तो भारहीन, न तो दिखेगा और न तो महसूस होगा, न तो उसमें कोई भार है न तो दिखेगा। तो उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की जिसका नाम दिया ईथर। ईथर है ना, एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की जिसका नाम दिया ईथर, कि वह पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एक ईथर नाम के माध्यम से क्या किया गया है, भरा गया है, जो भारहीन है और दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसका भी बड़ा विरोध हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहला बात, हाइगेंस को समझने से सबसे पहला बात पढ़ते हैं तरंगाग्र, ठीक है। वेव फ्रंट बोलते हैं इसको। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि तरंगों का अगला भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र, है ना। तरंग जब चलती है तो आगे से कैसा दिखता है, उसका अग्रभाग कैसा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। अभी आप समझिए, लेकिन पहले थोड़ा सिंपल में समझा लेते हैं, फिर खतरनाक टाइप का डेफिनेशन देंगे, कहोगे कि पता नहीं क्या बोल दिए, है ना। कभी इधर ध्यान दीजिए, कभी आप एक क्या बोलते हैं पत्थर लिए होंगे, फेंके होंगे नदी में, तो किस तरह का कंडीशन बनता है, जैसे ही वह गिरा वह पानी में हलचल पैदा करेगा, तो तरंगे कुछ इस तरह से बनती हैं, है ना। इस तरह से बनती हुई आगे चलती है ना, इस तरह से बनती हुई आगे चलती हैं। अब ध्यान से समझना, इस तरह से बनती हुई आगे चलती हैं और इसके चलने की दिशा ऐसे की तरफ होती है, ठीक है। इसको इधर की तरफ खींचो, इधर की तरफ खींचो, वो आगे की तरफ जा रही है ना, ठीक है। तो तरंगों के चलने की दिशा हमेशा तरंगों के लंबवत होती है। एक तो ये बात हो गया, ये देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो कितना बताएगा, 90 डिग्री बताएगा। तो ये जो फ्रंट भाग होता है, अगर इसको हम ऊपर से देखें, ऊपर से इस वेव को ऊपर से देखें तो तरंग कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। इसको हम नीचे से अगर ऐसे देखें, ठीक है, तो यह तरंग कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब पूछो कैसे, ठीक है। मतलब ये कि पानी अगर तुम्हारे आंख के इतने दूर तक हो, है ना, तो वो ऐसे ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा,
नहीं समझे? समझे क्या कर रहे हैं? मान लो कि तुम कोई नदी इतना ऊपर तक है, ठीक है, अब उतना ऊपर तक कैसे रहेगा? गड़ा खन लीजिएगा और धंस जाइएगा, ठीक है ना? धंस जाइएगा तो पता चलेगा। तो अगर तुम्हारे आंख के सामने तक वहां तक हो तो अगर ये कुछ ऐसा कंडीशन होगा तो तुमको ऐसे चलता हुआ दिखाई, ये केवल यही फ्रंट तुमको दिखाई देगा। यहां से खड़े होकर तुम देखोगे तो केवल यही फ्रंट तुमको दिखाई देगा, यही ऐसे। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे की तरफ ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर से ना ये तुमको पूरा गोल दिखाई दे रहा है? अब तुमको जब बगल से देखोगे तो बगल से यह ऊंचा दिखाई देगा और यह नीचा, यह ऊंचा, यह नीचा, यह। जब पानी ऊपर की तरफ होगा तो ऐसे दिखाई देगा, पानी जब नीचे की तरफ धंसेगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो यह कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा, क्या? तरंगों की तरह, ठीक है। तो इसी को जो है कि ये अगला भाग जो ये बन रहा है इस तरह का, इसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं, यानी तरंगाग्र। तो इसका डिफिनेशन क्या दिया है कि यदि माध्यम में हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि इसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, इसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को हम तरंगाग्र कहते हैं, है ना? खतरनाक टाइप का डिफिनेशन है ना। तो अभी इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। कंपन की समान कला में हो तो खींचा गया जो पृष्ठ होगा वो क्या कहलाएगा? ये खींचा गया जो पृष्ठ होगा वो क्या कहलाएगा? तरंगाग्र कहलाएगा। अब समझते हैं इस बातों को, जरा समझिएगा, है ना? ठीक है, इधर ध्यान देना। एक पत्थर जो है नदी में तुम फेंक दिए, अब वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एक कण दूसरे कण। अभी तुमको लगता होगा ना कि पनिया ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। पानी कभी नहीं एक जगह दूसरे जगह जाता है, बस अपनी एनर्जी को दूसरे कण के यहाँ वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जब गिरा पानी में तो जिस कण को वह एनर्जी मिली है उस पत्थर का, वह कण जो है अपने अगले वाले कण को उस एनर्जी को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। वो अगले वाले को, वो अगले वाले को, वो अगले वाले को, इस तरह से वो ऐसे ऐसे करता है। वो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि समझ रहे हैं कि पानी ऐसे ऐसे जाने लगता है। इस बात को अगर देखना हो तो एक कागज रख देना और पत्थर फेंक के देख लेना, वह कागज कहीं नहीं जाएगा, वह ये कोई रहेगा, है ना? अगर पानी आगे की तरफ जाता तो कागज क्या करता? आगे जाता, है ना? समझ में आई बात? वह बस अपनी एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। बस ऐसे 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 एक कण को एनर्जी मिला, वह दूसरे कण को दिया, दूसरे कण तीसरे, तीसरे को, इस तरह से एनर्जी को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी आप समझिए क्या कहना चाहता है कि यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिस पृष्ठ में स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, कंपन की समान कला में हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। श्रृंग और गर्त समझते हो? श्रृंग का मतलब उठना, गर्त का मतलब धंसना, ठीक है। अब मान लीजिए कि 4 कण लेते हैं, ठीक है, A B C D E F G H I। ध्यान से समझिएगा, E F G H I यह सब के सब गर्त में पड़ते हैं, है ना? हमने क्या कहा कि E F G H और I यह पांचों 6 कण जो हैं वह सब के सब कहाँ पड़ रहे हैं? गर्त में। लेकिन A B C और D यह चारों कण कहाँ पड़ रहे हैं? श्रृंग में। यह चारों कण कहाँ पड़ रहे हैं? श्रृंग में। और यह 6 कण कहाँ पड़ रहे हैं? गर्त में। तो इन 6 कणों का जो कला हो गया वह सेम हो गया, इसी को हम कला कहते हैं, है ना? ऐसा नहीं है। अब इसका है एक और एक और F का बात करेंगे तो कला अलग अलग हो गया, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा। अब मान लो कि एक कोई तरंग है, कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना? इस तरह से चलता हुआ चला जा रहा है, इस तरह से चलता हुआ चला जा रहा है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोण कितना? 0। यहाँ पर कोण कितना? 180, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर कितना?
यहाँ पर कितना 90 ही के लगभग होगा ना, मतलब उसको 90 ही मान के चलो। यहाँ पर सारी वैल्यू 0 के लगभग होगी, यहाँ पर सारी वैल्यू 90 के लगभग होगी, ये 90 के लगभग होगी ये, ठीक। तो इसी को कह रहा है कि जब सब के सब कण कंपन की समान कला में हो तो उसको मिला दीजिए। मतलब ये कि अगर इसको मिला दिया जाए इसको, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। अब मतलब अब मान लो कि एक कण यहाँ पर है, कई डिग्री पर, मान लेते हैं चलो 120 डिग्री पर है, तो इस कण से अगर हम एक रेखा खींचें तो अगले वाले तरंग के कई डिग्री पर मिलाएंगे, 120, इस पर भी 120, 120, 120, 120, 120, क्योंकि कण सब कंपन की क्या होंगे, समान कला में होंगे। जब उनको मिला देंगे तो जो बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अब मेरी बात समझिए, यहां पर क्या, अब यहां क्या बता रहे थे कि एक बिंदु था, 5 कण थे, है ना, ये बाहर वाले जितने हैं सब गर्त में पड़ते हैं, अंदर वाले जितने हैं सब श्रृंग में पड़ते हैं। तो श्रृंगों को एक साथ मिला दें और गर्तों को एक साथ मिला दें तो कंपन की समान कला में हो गया कि नहीं, ठीक है। तो वह उसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, कभी कि तरंगाग्र है ना, क्योंकि इसका कोण कुछ और है और इसका कोण कुछ और है। ये पड़ता है श्रृंग में, अरे गर्त में, ये पड़ता है श्रृंग में। तो सब श्रृंगों को एक साथ मिलाना है और सब गर्तों को एक साथ मिलाना है। तो ये जो वेब फ्रंट बन रहा है, मतलब आगे का जो अग्रभाग बन रहा है, ये जो बन रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। इसका खतरनाक टाइप का डिफिनेशन है कि यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें कि जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो इस खींचे गए पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र। याद हो गया है? क्या कहा हमने कि यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो इस खींचे गए पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। याद हो गया। तो तरंगाग्र कई तरह के हो सकते हैं, जिस तरह का सोर्स होगा उस तरह का तरंगाग्र होगा, ठीक है। सूर्य से जितनी तरंगे निकलती होंगी सब गोलीय तरंगे होंगी, ठीक है। मतलब सूर्य एक सोर्स हो गया एकदम पॉइंट। अब मान लीजिए इधर ध्यान दीजिए, अब ये कई तरह के तरंगाग्र, मान लो कि एक पॉइंट बिंदु था, ये सोर्स था, लाइट था, तो इससे तरंगाग्र निकलेगा तो ऐसे चारों तरफ में प्रकाश निकलेगा, तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। मान लो कि पहले एक ट्यूबलाइट आता था, ये ट्यूबलाइट वाला लगा है ना, है, तो इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ लाइट नहीं जा रही होगी, है, केवल 3 तरफ लाइट आ रहा है, ठीक है। अगर एक ऐसा ट्यूबलाइट होता जो कि कुछ इस तरह का होता तो तरंगाग्र कैसे निकलता, इसी तरह से निकलता, ऐसे ऐसे लाइट बाहर जाता, ऐसे ऐसे लाइट बाहर जाता, इसी तरह से बाहर निकलता लाइट। इसी को हम क्या कहते हैं कि इसका वेब फ्रंट कैसा बन रहा है, इसका अग्रभाग कैसा बन रहा है उस लाइट को, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। केवल एक तरफ की लाइट, जैसे कि एक तो लाइट लगा है, एक तो टर्चवा में लगा रहता ना, ऐसे कटोरिया टाइप का, है ना। अब इसका तरंगाग्र बदल गया, अब वो कैसे निकलेगा, जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे जाने वाला है ये, है ना। तो ये कुछ इस तरह का तरंगाग्र होगा इसका, इस तरह का, इस तरह का। ये आगे की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है। एक बस कोई पॉइंट सोर्स होगा तो उसका कुछ इस तरह का तरंगाग्र होगा, क्योंकि यह घूम के एक गोला क्या करेगा, पूरा करेगा। और जब बहुत दूर तक वह जाएगा तो वह एक समतल तरंगाग्र हो जाता है। क्या हो जाता है, समतल, क्योंकि बहुत दूर तक जाए, उसकी गोलाई को बहुत अंदाजा तुम नहीं लगा सकते हो, बहुत दूर तक तरंगाग्र चला गया, कहने का मतलब एक पॉइंट सोर्स था। देखिए इधर एक पॉइंट सोर्स था, यहां से तरंगे निकली, नजदीक है तो जान जाओगे कि कितना कर्व है, कर्व टाइप का दिखेगा। बहुत दूर चला जाएगा तो उतना बढ़िया हो गया कि पता नहीं चलेगा कि कर्व है कि समतल है, तो उसको क्या मान के चलते हैं,
समतल मान के चलते हैं, है ना। पृथ्वी गोल है ना, तो गोल दिखाई दे रहा है। क्यों? इसलिए कि आपके मुकाबले में पृथ्वी बहुत ज्यादा बड़ी है, तो तरंगाग्र बहुत दूर तक जब चला जाता है तो वह गोल होने की बजाय क्या दिखाई देता है, मतलब दिखाई क्या मान के चलते हैं, समतल मान के चलते हैं। तो तरंगाग्र समझ में आया? ठीक है, तो कल हाइगेंस का सिद्धांत और उसका डेरिवेशन, और कल चैप्टर समाप्त।